नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नगरी नगरी द्वारे द्वारे दौरा कर रहे हैं। हर जिले में जाने का उनका कार्यक्रम है, अघोषित कार्यक्रम है। कभी वो पटना निकल जाते हैं, पटना के ग्रामीण इलाकों में, कभी शहरों में निकल जाते हैं, कभी वो मुजफ्फरपुर जिले के किसी ब्लॉक में पहुंच जाते हैं, कभी पूर्णिया चले जाते हैं, कभी गया चले जाते हैं, कभी जहानाबाद अरवल चले जाते हैं। और एक मुख्यमंत्री को, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को जिसे सत्ता सौंपी गई है, उसे घूमना भी चाहिए। चुनावी साल चल रहा है, तो इस वक्त बचे हुए कामों में तेजी लाने की बात हो रही है। और इन सब के बीच फरवरी में दिल्ली के साथ बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने की चर्चा भी गर्म है। लेकिन क्या नीतीश कुमार के पार्टी के नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उन बयानों से नीतीश कुमार की चुनावी संभावनाएं मजबूत हो रही है? अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने, उनका एक ऑडियो भी चल रहा था जिसमें वो कुछ जाति विशेष के और कुछ समुदाय विशेष के लोगों को कह रहे थे कि ये लोग वोट नहीं दिए हैं, तो जो लोग वोट नहीं दिए हैं वो देवेश चंद्र ठाकुर के पास निजी काम लेकर ना जाए। निजी काम वो उन्हीं का करेंगे जिन्होंने वोट दिया है। यादव और मुसलमान निशाने पर थे। अब उसी तरह का बयान और उसी तरह की बातें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बारे में भी सुनने में आ रही है। मधुबनी जिले में अल्पसंख्यक बस्ती के बीच का एक मामला है। कब्रिस्तान के मामले को लेकर कि वहां कोई सरकारी निर्माण कार्य न हो, इसको लेकर कुछ लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराने गए और वो फुटेज भी वायरल है। अब चूंकि बिना किसी की इजाजत के वो फुटेज मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए हम दिखा नहीं रहे आपको। चैनल मालिक की इजाजत की जरूरत होती है, जो इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त तक मुझे मिली नहीं थी। लेकिन जो स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो कह रहे हैं कि संजय झा ने उन्हें सीधे सीधे कह दिया, बकौल स्थानीय लोग, बकौल स्थानीय अल्पसंख्यक लोग, कि संजय झा ने सीधे सीधे कह दिया कि मुसलमान लोग वोट नहीं देते हैं, वोट नहीं देते हो तो काम कराने क्यों आए हो। और जब उन लोगों ने प्रतिवाद किया, जो उन लोगों का दावा है, उन लोगों ने प्रतिवाद किया तो उनकी एक नहीं सुनी गई। तो क्या इस तरह की छवि जो नीतीश कुमार की पार्टी की बनी है या बनाई जा रही है, जनता दल यूनाइटेड की चुनावी संभावनाओं को मजबूत करेगी या कमजोर करेगी? किसी भी पार्टी में जब इलेक्शन आता है तो तमाम समुदायों को जोड़कर चलने की कोशिश होती है। एक तरफ अशोक चौधरी का बयान देख लीजिए, कुछ दिनों पहले का ही है, जहां वो भूमिहार समुदाय को लेकर बयान दे रहे थे, जहानाबाद जिले में बयान दे रहे थे। ठीक इसी तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर का बयान ले लीजिए। देवेश चंद्र ठाकुर यादव और मुसलमानों को लेकर बयान दे रहे थे, और आज संजय झा के बारे में ऐसे ही दावे स्थानीय लोग मधुबनी जिले में कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड की पहचान एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की रही है जिसमें राजद के एमवाई समीकरण और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व, इन दोनों की राजनीति से इतर जाकर बीच की राजनीति करने की कोशिश होती रही है। न तो वो हिंदुत्व के हार्ड लाइन पर जाती है और न ही एमवाई समीकरण की तरह किसी जातीय समीकरण पर जाती है। हाँ, मोटे तौर पर यह जरूर कहा जाता है कि अति पिछड़ा, महादलित और लौकुश समाज के लोग इस पार्टी के कोर वोटर हैं। लेकिन कभी भी किसी समुदाय विशेष के साथ जोड़कर या किसी संप्रदाय विशेष के साथ जोड़कर जेडीयू की पहचान नहीं रही। ठीक इसी तरह जेडीयू की यह भी पहचान नहीं रही है, जॉर्ज फर्नांडिस की बनाई हुई पार्टी रही है, उस पार्टी की यह भी पहचान नहीं रही है कि किसी जाति या किसी धर्म विशेष के खिलाफ इस पार्टी में ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग बयान देते रहे। लेकिन आजकल ये सब हो रहा है। आजकल तो ट्वीट भी हो रहा है, और ट्वीट में उम्र बढ़ने पर क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन सी चीजों को छोड़ देना चाहिए, उसकी सलाह भी दी जा रही है। और फिर उसके बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी होती है। जनता दल यूनाइटेड कई सारे मुद्दों पर अब अल्पसंख्यक मतदाताओं का समर्थन खोने की दिशा में बढ़ता जा रहा है। कितने मुद्दे गिनाए जाए? देवेश चंद्र ठाकुर का बयान हो, या संजय झा के बयान के बारे में मधुबनी के लोगों के दावे हो, या फिर उससे भी अलग हटकर देखें
तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ कानूनों को लेकर जो विधेयक था उसको लेकर मोदी सरकार के समर्थन में संसद में बोलते नजर आए, और उसके बाद पूरी पार्टी डैमेज कंट्रोल में घुसी, और डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में लगने के बाद अंततः वक्फ का मामला संसदीय समिति के पास गया, और यह मामला फिलहाल खटाई में गया कि वक्फ की संपत्ति को लेकर जिस प्रकार से चिंता थी, उससे साफ जाहिर होता है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी या उनका थिंक टैंक यह कोशिश कर रहा है कि किसी समुदाय विशेष की नाराजगी को न झेलना पड़े, वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं के बारे में ऐसी खबरें आती है जिससे समाज के अलग अलग हिस्सों में जेडीयू के कोर वोट बैंक माने जाने वाले जिलों और इलाकों में एक अलग अलग तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, जिसका चुनावी नुकसान ही जेडीयू को संभव है। तो इस परिस्थिति में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सारी चीजें अब नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं है? नीतीश कुमार पार्टी सुप्रीमो है, नीतीश कुमार बिहार विधानमंडल दल के नेता और इस हैसियत से मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार के चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ती है, और नीतीश कुमार के चेहरे पर जब पार्टी चुनाव लड़ती है, एब्सोल्यूट कंट्रोल उनका बताया जाता है, तो उस स्थिति में बिहार में चुनावी साल में जनता दल यूनाइटेड के लोग ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की राजनीति के बाद जो छवि बनी थी नीतीश कुमार की, उसमें पहला बट्टा नीतीश कुमार ने खुद लगाया जब वो मंडल के साथ साथ कमंडल की राजनीति करने के लिए 28 जनवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से चले गए। और अब जब उनके सांसदों की संख्या 16 से घट के 12 हो गई, बीजेपी के सांसदों की संख्या 17 से घट के 12 हो गई, लोजपा के सांसदों की संख्या 6 से घट के 5 हो गई, और किसी प्रकार जीतन राम मांझी खाता खोल पाने में सफल हुए, 10 सीटें विपक्ष के पास बिहार में चली गई, जहां 40 में 39 थी वहां 30 हो गई, वोट सबके घटे, आरजेडी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, कांग्रेस गलत टिकट बंटवारे की वजह से लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इसका फायदा जेडीयू और भाजपा को जरूर कुछ सीटों पर मिला, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ रही है, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर अपने जन सुराज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के अलावा भी भाजपा का कोर वोटर जो राजद को हराने की मानसिकता से वोट करता रहा था, अब भारतीय जनता पार्टी से भी निराश होकर दूसरी दिशा में जा रहा है। प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं भाजपा के वोट बैंक को बहुत बड़ा डेंट लगा रहे हैं। तो उन सब परिस्थितियों को यदि ध्यान से देखें तो जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक को डेंट लगाने का बेड़ा, क्या जनता दल यूनाइटेड की चुनावी संभावनाओं को कबाड़ा करने का बीड़ा जेडीयू के अपने लोगों ने उठा रखा है? कई सारे सवाल एक साथ खड़े होते हैं, और इन सवालों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से चुप है, वो बोल नहीं रहे, और नीतीश कुमार के नहीं बोलने की वजह से पार्टी पर उनका नियंत्रण कितना है, बिहार की सरकार पर उनका नियंत्रण कितना है, इसको लेकर लोगों के मन में आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जेडीयू के नेता मनीष वर्मा 4 महीने के बिहार दौरे पर निकलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की मंशा से वो नीतीश कुमार को अवगत कराएंगे, इस मंशा से अवगत कराएंगे कि टिकट किसे दिया जाए, कौन सी रणनीति पर चलते हुए चुनाव लड़ा जाए, और कौन से गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर जीतने की संभावना ज्यादा मुफीद रहेगी। लेकिन ये सारी संभावना है कि किस गठबंधन के साथ लड़े, कैसे लड़े, कैसा कैंडिडेट हो, ये सब तब काम करता है जब सकारात्मक माहौल पार्टी के पक्ष में हो। जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में 2014 के बाद से 2010 के चुनाव के बाद से सकारात्मक माहौल, पॉजिटिव अप्रोच कम होता चला गया, और खासकर पिछले 3-4 विधानसभा और लोकसभा चुनाव को मिलाकर देखें, 2014, 15, 19, 20, 15 को यदि अपवाद मान लें जो आरक्षण के विवाद के साए में चुनाव हुआ, तो 2014 जिसमें पार्टी की बुरी हार हुई, और 2019, 20, 2024 के चुनाव को देखें तो जेडीयू को मिलने वाले वोटों में, एनडीए को मिलने वाले वोटों में सबसे बड़ा हिस्सा उन वोटों का है जो वोट राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाने के बिल्कुल खिलाफ जाता है। वो नीतीश कुमार की जगह दूसरा विकल्प भी होगा, उसके साथ जा सकता है।
नीतीश कुमार सत्ता में होने की वजह से और एक मजबूत गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से उस वोट बैंक के इकलौते हिस्सेदार होते हैं। लेकिन क्या यह स्थिति उत्तरोत्तर रूप से घट नहीं रही है? और जब यह घटती जा रही है, एंटी आरजेडी प्लैंक पर जो नीतीश कुमार कई चुनाव जीते, या एंटी सांप्रदायिकता विरोधी राजनीति और सामाजिक न्याय विरोधी राजनीति के मुद्दे पर 2015 का चुनाव जीते, क्या अब उस स्थिति का उस तरह से फायदा उठा पाने की स्थिति में नीतीश कुमार की पार्टी, उनका गठबंधन होगा? जब उनकी पार्टी के नेताओं के बयान से किसी खास समुदाय या किसी खास वर्ग विशेष के लोगों को नाराजगी का सामना करना पड़े। पिछले लोकसभा चुनाव को देखें, विधानसभा चुनाव को देखें, सभी जानते हैं कि पसमानदा मुस्लिम और खासकर उसमें भी महिलाओं का वोट, पसमानदा मुस्लिम महिलाओं का वोट बहुत अच्छी संख्या में चुपचाप नीतीश कुमार को मिलता रहा है, बिना किसी से कहे। बिहार में जिसे चुप्पा वोटर कहते हैं, तो क्या उस चुप्पा वोटर के ऊपर संजय झा जैसे लोगों का जो कथित बयान है, देवेश चंद्र ठाकुर के जो बोल थे, अशोक चौधरी के जो बोल हैं भूमिहार समाज के खिलाफ, क्या इन सब से ये वोट बैंक बढ़ रहा है या घट रहा है? यह बात नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रही। बिहार की राजनीति वैसे भी राम भरोसे चल रही है। सत्ता राम भरोसे है या नहीं, लेकिन राजनीति राम भरोसे है। बिहार में इतना कुछ घटित हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष और सत्ता के सबसे बड़े दावेदार माने जाने वाले नीतीश कुमार के बाद सत्ता के सबसे बड़े दावेदार तेजस्वी यादव दुबई घूम रहे हैं। बिहार में विधानसभा का सत्र ही वो स्किप कर देते हैं, फिर बीच में 10 दिन 8 दिन की कोई यात्रा निकाल देते हैं और खाना पूरी कर चले जाते हैं। तो सियासत में जब भाजपा भी बिहार में खाना पूरी कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल भी खाना पूरी कर रही है, सलाह भी दी जा रही है कि उम्र बढ़ने पर क्या क्या करना चाहिए, तो इस परिस्थिति में जब सत्ता की एकमात्र और सबसे बड़ी दावेदार के तौर पर जो पार्टी आ रही है, उस पार्टी को अपने ही पलीता लगाने में क्यों लगे हुए हैं? क्या सियासत में एक वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है कि एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए जिसमें राजद तो अभी सत्ता की होड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने सरेंडर है, और जिन नीतीश कुमार के सामने बीजेपी सरेंडर है, उन नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं के बयान उनकी पार्टी के वोट बैंक में कहीं ना कहीं डेंट लगा रहे हैं, उसका कबाड़ा कर रहे हैं। तो वैक्यूम तो हर तरह से क्रिएट हो रहा है। तो क्या किसी नई राजनीतिक संभावना के लिए इस तरह के बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं? चिराग मॉडल सबको याद है, पिछले विधानसभा चुनाव का चिराग मॉडल। जेडीयू 71 से घट के 43 पर आ गई थी। तो क्या 43 से भी नीचे ले जाने के लिए एक अलग तरह के मॉडल का इस्तेमाल हो रहा है? आगे आगे देखते जाइए इस मामले पर क्या होता है। लेकिन अपने हाथों से अपने वोट बैंक में पलीता लगाना, क्रिकेट की भाषा में कहें तो प्ले डाउन हो जाना, ऑफ स्टंप के बाहर जा रही बॉल को खींच करके अपने स्टंप पे मार देना, यही काम जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बयान से हो रहा है। अब आगे आगे नीतीश कुमार कैसे इस तरह से कहीं अल्पसंख्यक समुदाय को, कहीं यादव समुदाय को, कहीं भूमिहार समुदाय को, कहीं किसी और समुदाय को किस प्रकार से भरोसा दिलाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बाकी नेताओं की बात तो छोड़ दीजिए, ये वाकया जो आज सामने आया, ये वाकया जो कल सामने आया, दरअसल ये वाकया पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो नीतीश कुमार के कामों को थोड़ा हल्का करने के लिए, उनकी दोहरी जिम्मेदारी जो पार्टी के टॉप पोजीशन पर और बिहार की सत्ता के टॉप पोजीशन पर दोनों को एक साथ निभा रहे हैं, तो पार्टी वाले मामले में उनकी जिम्मेदारियों को हल्का करने के लिए जिन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया, अब वही विवादों में घिर रहे हैं। वैसे कम बोलने वाले और समझदार नेता समझे जाते हैं संजय झा। संजय झा ऐसी बात बोलेंगे, ये अटपटा लगता है। देवेश चंद्र ठाकुर बोल दिए, उतना अटपटा किसी को नहीं लगा। देवेश चंद्र ठाकुर की तरह से अशोक चौधरी ने जो बयान दे दिया भूमिहारों को लेकर, वो भी लोगों को बहुत अटपटा नहीं लगा। लेकिन संजय झा के बारे में कहा जाता है कि धीर गंभीर नेता है, बहुत नपातुला बोलते हैं,
उटपटांग बातें बोलते उन्हें शायद ही कोई सुना हो, लेकिन ये जो आरोप संजय झा पर लग रहे हैं कि ऐसी बात उन्होंने कह दी, निश्चित तौर पर इन्हें इस मामले में उन्हें अपना क्लैरिफिकेशन देना होगा, अन्यथा पार्टी की चुनावी संभावनाएं, पार्टी के सबसे बड़े गढ़ जो मिथिला और कोसी का इलाका होता है, जहां अति पिछड़ों की बहुत बड़ी तादाद, हिंदू अति पिछड़ा हो, बहुसंख्यक अति पिछड़ा या अल्पसंख्यक अति पिछड़ा, इन दोनों में बहुत बड़ी है, वहां पर जनता दल यूनाइटेड की चुनावी संभावनाओं को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। अब आगे आगे देखते हैं होता क्या है, संजय झा किस रूप में इस पर अपना क्लैरिफिकेशन देते हैं। नीतीश कुमार को तो क्लैरिफिकेशन देना ही होगा या आश्वासन देना होगा वोटर्स को। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।